हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करियर गाइड विद प्रेम में। तो आइए, आज मैं क्लास टू फसलों की खेती के क्लास टू कराने वाला हूँ। कल धान के बारे में पढ़ाया था, आज गेहूं के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप पहले देख लीजिए, ये दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर फसलों की खेती और दूसरा क्लास है। तो जो पहला क्लास नहीं देखे वो पहला क्लास देख लीजिए, और पहले शुरू से देखिए। जो एक चैप्टर था सुरक्षा चैप्टर, उसको देखिए, फिर यहाँ पे देखिए फसलों की खेती। तो चलिए इसको बढ़ते हैं आगे। दुमी हो गया फसलों की खेती। क्या पढ़ने वाले? गेहूं। गेहूं के बारे में जानते हैं आज पूरा। इसमें सब्जेक्टिव 5 नंबर में पूछ देगा, हल्के में नहीं लीजिएगा। धान, गेहूं, ये सब बहुत दलहनी फसलें में हो गया, चना, मटर, ये सब के बारे में, कौन किस्म का है, कौन प्रजाति का है, सब इसी में होगा। ये डिटेल पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको बहुत अच्छा से बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं, पढ़िए साथ साथ। गेहूं बिहार की रबी फसलों में एक महत्वपूर्ण फसल है। खदान फसलों में धान के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। गेहूं में उपलब्ध प्रोटीन की मात्रा, जैसे नाइसिन तथा ग्लूटीन ग्लूटेन को कारण यह न सिर्फ एक पौष्टिक आहार है, जो न अति गेहूं में पाया जाता है। नाइसिन प्रोटीन जो है, गेहूं में पाने वाला प्रोटीन नाइसिन और ग्लूटेन है। इसके कारण न सिर्फ पौष्टिक आहार है, ये सिर्फ पौष्टिक आहार ही नहीं, बल्कि बिस्कुट, केक, ब्रेड उद्योग के लिए अति आवश्यक है। सब उद्योग के लिए, बिस्कुट उद्योग में, केक उद्योग में, यदि ब्रेड उद्योग में, ये सब बहुत, ब्रेड जो बनता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, गेहूं से बनता है। और जो गेहूं का जो भूसा होता है वो पशु चारा के लिए उच्च स्रोत है, बहुत अच्छा स्रोत है। आगे देखते हैं, इसका उत्पत्ति और विकास देखते हैं। प्रागैतिहासिक सभ्यताओं के अवशेषों से पता चलता है कि गेहूं का उत्पत्ति स्थल दक्षिण पश्चिम एशिया होगा। जो गेहूं का जो उत्पत्ति स्थल है, दक्षिण पश्चिम एशिया को माना जाता है। इराक के जारनो विश्व का सबसे पुराना गांव है। जारनो गांव है इराक का जो सबसे पुराना गांव है विश्व का। से मिले गेहूं के कार्बन युक्त दानों से पता चलता है कि संभवतः गेहूं की खेती का प्रारंभ यहीं से हुआ है। तो यहाँ से जो अवशेष मिलता है उससे पता चलता है कि गेहूं की खेती यहीं से शुरू हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भारत में आर्यों द्वारा गेहूं लाया गया था। तो भारत में जो गेहूं लाया गया था, जो आर्य एक समाज होता है उसके द्वारा लाया गया था, तथा उसी समय से भारत में गेहूं की खेती की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत मेक्सिको तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो अमेरिका है, के कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने जापान में नोरिन नाम का एक गेहूं उगता हुआ देखा। जो नेरिन नाम का गेहूं जो जापान में उगता है, वहां के वैज्ञानिक सब ने देखा, जिसकी ऊंचाई दूसरे गेहूं से बहुत कम थी। लेकिन नोरिन का उत्पादन क्षमता भी कम थी, और अनेक बहुत सारे उसमें अवगुण भी थे, बहुत अवगुण थे, और उसकी उत्पादन क्षमता भी कम थे। इसे गेहूं के कुछ नमूने वैज्ञानिक अपने साथ ले आए। गेहूं के कुछ जो नमूना था, कुछ अपने साथ लिया है, कुछ उसका से साथ लिया है। जो जे वोगल ने वाशिंगटन राज्य में सर्वप्रथम अमेरिकी गेहूं के साथ नोरिन का संकरण कराया। जो वैज्ञानिक है, वोगल, जो वैज्ञानिक है, जो वाशिंगटन राज्य, जो अमेरिका में एक राज्य है वाशिंगटन, में सर्वप्रथम अमेरिकी गेहूं के साथ नोरिन का संकलन कराया था, तो मिलाप कराया था। इस प्रकार नोरिन गेहूं का बौनापन और दूसरी उत्तम जातियों की उत्पादन क्षमता तथा रोग रोधित को एक नई किस्मों में एकत्रित करने का प्रयत्न किया गया। दोनों के गुण को एक तो मिलाकर एक नया गुण बनाया गया, जिसे हाइब्रिड कहते हैं उसे। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम एक बौना गेहूं जेंस के नाम से किसानों को दिया गया। और जो ये दोनों को मिलाकर जो बनाया गया गेहूं, उसका क्या नाम दिया गया? जेंस। और वो किसानों को दिया गया। साथ ही मेक्सिको में भी नोबेल पुरस्कार विजेता निर्मन अर्जेंटस बोरलिग के नेतृत्व में नोरिन गेहूं के बौनेपन का वसंतकालीन गेहूं में समावेश किया गया। भारत में समय की बचत बचत के लिए वह समय जो बौनी किस्मों को निकालने में लगता है, कृषि वैज्ञानिकों ने अमेरिका के रॉक फेलर फाउंडेशन से कुछ बौनी किस्मों का बीज देने के लिए आग्रह किया। अमेरिका का जो फाउंडेशन है, उसमें भारत ने उससे आग्रह किया कि कुछ उसमें बौनी किस्म का बीज दिया जाए। आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम 1963 में गेहूं की बौनी किस्में आई।
में से 63 में भारत में गेहूं की बोनी किस्में आई। प्रारंभ में सोनेरा 63, सोनेरा 64, लम्हारो 64, ए मायो 64 में से प्रत्येक किस्मों का 100 किलोग्राम बीज तथा 612 दूसरी किस्मों के नमूने भारत को मिले। जो ये गेहूं के किस्म के प्रकार है, तो याद कर लीजिए गेहूं की किस्म को सोनेरा 63 पूछेगा, 64 पूछेगा, लरमाहोरो 64 पूछेगा, ए मायो 64 में से प्रत्येक किस्म 100 किलोग्राम बीज तथा 6 से 12 दूसरी किस्मों के नमूने भी भारत में मिले। ये आगे देखते हैं। सन 1964 में अखिल भारतीय गेहूं विकास परियोजना के अंतर्गत देश के 155 शोध केंद्रों पर मैक्सिको को आगे बौने गेहूं के किस्मों का परीक्षण किया गया। परीक्षण में सोनेरा 64 तथा लागा रोजो का उपज स्थानीय लंबी प्रोभोगी की तुलना से ज्यादा मिला। 1965 में सोनेरा 64 और लाना रोजो के बीच बीज को किसानों को प्रत्यक्ष हेतु दिया गया। इसके साथ ही गेहूं के किस्मों के विकास में सोनालिका, क्लयानन, सोना आया। 1970 में यूपी 301 हिथवामा लाल बहादुर किस्मों को विकसित किया गया। प्रत्येक वर्ष गेहूं की बौनी किस्मों का विकास देश के कृषि जलवायु क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से नियंत्रण किया जाता है। ये देखिए, अब इम्पोर्टेंट है, इसको याद करते जाइएगा। ऊपर समझने वाला था, कुछ ऊपर याद करने वाला, लेकिन यहाँ पे याद कीजिएगा, समझिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, सब्जेक्टिव में पूछ देगा, आपसे भी इतना याद कर लीजिएगा। 22 लाख हेक्टेयर भूमि की जाती है, 60 लाख टन के आसपास रहता है। ये सब याद कर लीजिएगा, तो अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, ऐसा नहीं जो पूरा कॉपी में लिखा जाएगा वैसा लिखना है। आप एक बार समझ लीजिए, अपने से बना सकते हैं। 25 नंबर पूछ देगा, तो पूरा इतना याद करने के बाद छुट्टी किसके पास है। अब इसको रिवीजन कर लीजिएगा और कुछ अपने से बनाकर लिखिएगा। मेन मेन पॉइंट जो होता है वो बस याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं विस्तार और वितरण। बिहार में सभी जिलों में गेहूं की कुल खेती 22 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है। पूरे बिहार में 22 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती की जाती है। कुल उत्पादन 60 लाख टन के आसपास रहता है। पूरे बिहार में जो गेहूं की उत्पादन होती है 60 लाख टन होती है, तथा उत्पादकता लगभग 2800 से 3000 किलोमीटर पर हेक्टेयर रहता है। एक एक बीघा में 2800 या 3000 इतना के किलो आसपास होता है। बिहार में रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, मधुबनी, बक्सर, नालंदा, भोजपुर, गोपालगंज आदि गेहूं उत्पादन का प्रमुख जिला है। यहाँ पे प्रमुख ज्यादा उत्पादन होता है। जैसे बिहार में होगा रोहतास हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सिवान हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सारण हो गया, मधुबनी हो गया, बक्सर हो गया, नालंदा हो गया, भोजपुर, गोपालगंज, ये सब यहाँ पे ज्यादा गेहूं की उत्पादन होती है अन्य जिला के अपेक्षा। गेहूं के उत्पादन पर मौसम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। जैसे मौसम बदलेगा तो गेहूं की उत्पत्ति कम होगी, तो ये दिखता रहता है। ठंडी ज्यादा बढ़ जाए, कोहरा बढ़ जाएगा, ज्यादा अगर गिरने लगेगा तो उसका भी नुकसान पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। अब गेहूं के लिए जलवायु कैसे चाहिए, कैसा जलवायु, क्लाइमेट कैसा चाहिए। जब गेहूं उत्पत्ति होती है, गेहूं का उपज होता है, तो उसके लिए जलवायु कैसा चाहिए। आइए आगे देखते हैं, क्लाइमेट के बारे में समझते हैं। गेहूं जो है वो ठंडे मौसम की फसल है। इसके लिए विभिन्न अवस्थाओं पर भिन्न भिन्न तापमान की आवश्यकता होती है। अंकुरता के लिए इष्टतम तापमान 20 से 25 सेंटीमीटर और बढ़वार के लिए इष्टतम 25 सेंटीमीटर तथा दाने मरम्मत मरते समय, पकने के समय इष्टतम औसत जो 14 से 15 सेंटीमीटर उपयुक्त है। जब गेहूं के लिए जब बढ़ने की स्थिति में होती है, तो उसके सब वक्त उसकी जलवायु अलग अलग होनी चाहिए। जो तापमान होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए। जब अंकुरित होती है तो उसके लिए कितना तापमान चाहिए, 20 से 25 सेंटीमीटर उसके लिए तापमान चाहिए। और जब जब बढ़ने की स्थिति में होती है तो 25 डिग्री उसके लिए तापमान चाहिए, 25 डिग्री से ऊपर ही चाहिए। दाना मरते एवं पकते समय इष्टतम औसत 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। और जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान का बढ़ना और वर्षा का कम होना अनुमानित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार ऐसी राज्यों में है जहां ठंड पहले से ही कम पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जब जलवायु परिवर्तन होगी तो जो गेहूं की
जो उत्पादन होती है उसमें बहुत प्रभाव पड़ेगा, कम हो सकता है, बढ़ सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। और गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन मानी जाती है, आइए देखते हैं। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। जल निकासी और सिंचाई के उचित प्रबंधन से मटियार और रेतीली मिट्टी में भी गेहूं की खेती की जा सकती है। जो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है, तो दोमट मिट्टी हो जाएगी। जो जल निकासी और सिंचाई में उचित प्रबंधन से मटियार और रेतीली भूमि में भी की जा सकती है। जहाँ अधिक मटियार भूमि होगी या बहुत ज्यादा बालू वाला भूमि होगी वहां भी खेती की जा सकती है, लेकिन वहां पे पानी की मात्रा सब चीज आपको कंट्रोल में रखना होगा। आइए आगे देखते हैं। गेहूं के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 अच्छा होता है। जब 7 पीएच होता है ना, तो सबसे अच्छा होता है। ना एसिडिक ना बेसिक, तो ये सबसे अच्छा होता है। अम्लीय या क्षारीय मिट्टी मिट्टी में गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं होती है। जब 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा, जब अम्लीय और क्षारीय होगा, तो उसमें अच्छी पैदावार नहीं होगी। जिसका 7 होगा उससे बहुत कम कम हो सकता है, उसके तुलना में बहुत कम होगा। आइए आगे देखते हैं। अनुवांशिक किस्में एवं बुआई का समय। ये सुधार लीजिएगा इसको, अनुवांशिक किस्में एवं बुआई का समय। गेहूं की खेती का मूल्य रूप से दो परिस्थितियों है। पहला सिंचित समय से बुआई तथा दूसरा सिंचित विलंब से बुआई। कुछ क्षेत्रों में असिंचित अवस्था में भी गेहूं की एकल मिलो मिलवो खेती की जाती है। बिहार के विभिन्न परिस्थितियों के लिए निम्नलिखित अनुसंचित किस्में हैं। और देखिए गेहूं की खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसे की जाती है, आइए आगे देखते हैं। गेहूं खेती में भूमि की तैयारी को लेकर धारणा में बहुत बदलाव आया है। पहले मिट्टी को मैदा की तरह बहुत ही गुरभुरी बनाने हेतु अनेकों बार जुताई की जाती है। जब ये गेहूं की खेती की जाती है उसको अनेकों बार जुताई की जाती है। अब गेहूं की खेती में मात्र 1 या 2 जुताई करने से ही अगर खेल खतवार रहित हो जाता है, जो लोटावेटर आ गया उससे जल्दी हो जाता है। जाय भूमि में पर्याप्त नमी रहे तथा बीज का आसानी से समान दूरी व गहराई पर बुआई की जाए, वही पर्याप्त है। खरीफ के फसल की कटाई के बाद खेत को बिना जुताई किए हुए शून्य जुताई मशीन से गेहूं की बुआई का प्रचलन बढ़ा है। जब फसल की कटाई के बाद खेत को बिना जुताई किए हुए शून्य जुताई मशीन से जो बुआई करता है उसका भी प्रचलन अभी बढ़ गया है। आइए आगे देखते हैं इसका बीजोर उपचार क्या है। आइए इसको भी पढ़ते हैं अच्छा से। इस सब आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी देख सकते हैं, जब लास्ट में कराया जाएगा तो ऐसे आपको सारा ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे। तो अभी भी आप देख लीजिए, अच्छा रहेगा, आपको समझने में अच्छा रहेगा। विटावेक्स, धीरम या एग्रोसेन जी नामक किसी एक दवा के अति 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से बीजोपचार करें। जब उसमें बीज रोपते समय इतना जो किसी भी ये जो दवा होती है, जो मेडिसिन होती है, उसका 2.5 ग्राम होती है, 2.5 ग्राम 1 केजी में, 1 केजी बीज में इतना ग्राम आप उसमें मिलाकर आप बीज को रोप सकते हैं। उपचारित बीज से बीज जनित रोग होने के भय नहीं रहता। जब ये जब ये लगा देते हैं तो उसमें जो होता है वो रोग नहीं लगता, रोग जल्दी नहीं लगता है, तथा अंकुरन भी अच्छा होता है, तथा जो फसल होती है वो अच्छा होता है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी एवं बुआई की गहराई। पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए और बुआई की गहराई भी कितनी होनी चाहिए, ये भी देखते हैं। समय से बुआई की अवस्था में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 22.5 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। जो समय से बुआई की अवस्था होती है उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 से 22.5 सेंटीमीटर इसके बीच में होनी चाहिए। तथा विलंब से जुताई की अवस्था में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जब आप एक सही समय पे जब बुआई करते हैं तो आप 20 से 22.5 सेंटीमीटर के बीच में दूरी रख सकते हैं। और लेकिन जब आप बुआई जब जब विलंब से करते बाद में करते हैं तो थोड़ा आपको पास पास रखना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। गेहूं की खेती में बीज बोने की गहराई काफी महत्वपूर्ण है। बीज की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। अधिक गहराई पर बुआई करने से पौधे के उगने में 2-3 दिनों तथा बाली आने में 500 दिनों का विलंब हो सकता है।
ब्याई की बुआई जो करनी होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। नहीं तो गहराई पर बुआई करने से पौधे में उगने 2-3 तथा बाली आने 5-6 दिन का विलम्ब हो सकता है। तो इसका भी ध्यान रखिए। अब बुआई की विधियां क्या क्या है, आइए देखते हैं। गेहूं की बुआई मुख्यतः छिटकाव, सीड ड्रिल और शून्य जुताई मशीन के द्वारा किया जाता है। तो आइए सबके बारे में जानते हैं। पहला हो गया गेहूं छिटकाव विधि। कल्टीवेटर लगे ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर बीज की छिटको विधि से बुआई करते हैं। पुनः कल्टी भर से बीज को मिलाकर खेत में पटा पटा दिया जाता है। इस विधि से गई बुआई न तो पंक्ति की दूरी और न ही गहराई का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से जो बुआई होती है, नहीं इससे पंक्ति की ध्यान दिया जाता है, छीट दिया जाता है। और रोटावेटर जो होता है, जो कल्टीवेटर होती है हर जोतने वाली, उससे वो चला दिया जाता है उसमें। तो इसमें न दूरी समान होती है और न ही गहराई। आइए आगे देखते हैं। दूसरा हो गया सीड ड्रिल द्वारा। सीड ड्रिल बीज बोने का एक यंत्र है। जो ये सीड ड्रिल है, जो एक बीज बोने का यंत्र है। इसमें बीज और उर्वरक के लिए अलग अलग बक्सा लगा होता है। एक मशीन हो गया जिसमें बीज और सीड जो अलग अलग जो खाद जाता है उसके लिए अलग अलग बक्सा लगा होता है। खेत की तैयारी के उपरांत इस यंत्र के द्वारा उपयुक्त पंक्ति की दूरी तथा गहराई के हिसाब से बुआई की जाती है। इस मशीन के द्वारा अब उपयुक्त पंक्ति एवं दूरी एवं गहराई सबके साथ बुआई की जाती है। ये अपने आप बुआई कर दे। चलिए आगे देखते हैं। शून्य जुताई मशीन द्वारा। सीड ड्रिल मशीन की तरह ही शून्य जुताई मशीन भी बुआई का कार्य करता है। ये मशीन शून्य जुताई मशीन है, ये भी बुआई का कार्य करता है। एक मशीन हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस यंत्र से बुआई करने से पूर्व खेत की जुताई की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि इससे आप जब बुआई कीजिएगा, इससे पहले आपको खेत की जुतने की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखते हैं, यंत्र में हल के फाल की जगह ब्लेड लगा होता है। इसमें जो हल जो उसमें फार की जगह यहाँ पे ब्लेड लगा होता है, जिससे मिट्टी एक चिरा बनता है और खाद तथा बीज की बुआई उपयुक्त स्थान पर हो जाता है। यंत्र के द्वारा बीज गिरने का दर तथा गहराई की आवश्यकता अनुसार बुआई से ही पूर्व व्यवस्थित कर लेना आवश्यक है। बुआई के बाद खेत में पटाल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बुआई के बाद खेत में उसको पटाने की आवश्यकता नहीं होती चारों बगल। आइए आगे देखते हैं। सिंचाई एवं जल प्रबंधन। गेहूं की खेती के लिए सिंचाई कैसे करते हैं, जल प्रबंधन कैसे होता है, आइए देखते हैं। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि समय से फसल की सिंचाई की जाए। आमतौर पर बिहार में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में जो होती है गेहूं की खेती के लिए कम से कम 3 या 4 बार सिंचाई करना आवश्यक है। गेहूं में हमेशा हल्की सिंचाई करनी होती है। जैसे धान में सिंचाई करते हैं उस तरह नहीं, हल्का हल्का सिंचाई करनी होती है, ताकि खेत में 6 से 8 घंटे बाद पानी दिखाई ना दे। जब 6 या 8 घंटा होए तो पानी सूख जाना चाहिए। अन्यथा अधिक जल जमाव से पौधे पीले पड़ जाएंगे तथा उसमें श्वसन की क्रिया अस्थायी रूप से रुक जाएगी। अगर आप ज्यादा पानी पटाते हैं तो गेहूं पीले हो जाएगी। जब हरा ही नहीं रहेगा तो श्वसन कैसे कर पाएगी, तो आपका गेहूं खराब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नि- निकाई कुराई एवं खरपतवार प्रबंधन। उसका निकाई कुराई कैसे करते हैं, उसका खरपतवार कैसे हटाते हैं, आइए देखते हैं। दवाई विधि से यहाँ से देखते हैं। गेहूं की गेहूं की फसल में खरपतवार के कारण उपज में 10 से 40% तक कमी हो सकती है। अगर खेत में आपका अधिक खरपतवार है, दूसरे पेड़ पौधा है, तो उसमें आपकी जो उपज होगी उससे 10 या 40% तक कम हो सकती है। यानी आपका आधा उसी में चला गया। अतः खरपतवारों का नियंत्रण नितांत आवश्यक है। जो खरपतवार होता है उसका नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। गेहूं की बुआई से 25 से 30 दिनों बाद अथवा प्रथम सिंचाई के पश्चात हैंड हो द्वारा निकाई कर घास पात निकालने से उपज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हैंड हो द्वारा जो आप निकाई कुराई करके निकालते हैं, जो उसके लिए गेहूं के लिए अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण की अवस्था में खेत में पर्याप्त नमी होना काफी महत्वपूर्ण है। जब आप दवाई के द्वारा, जब आप मेडिसिन के द्वारा उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं तो उसमें पानी होना आवश्यक है। तथा रसायनों का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम खर्चीला है। जब आप वैसे जब कीजिएगा तब और दवा से कीजिएगा उसमें कम खर्च पड़ता है। आगे देख कटाई एवं दौनी। जो आप सबसे लास्ट हो गया, अब लास्ट स्टेज पे है। तब जब उपज गया, सब चीज हो गया है, सब चीज दवा हुआ डाल दिए, अब फर हो गया, तो अब कटाई करते हैं।
फसल पकने पर सुबह के समय ही कटाई करना चाहिए। जब फसल पक जाएगा तो आपके लिए सुबह के समय काटना सबसे अच्छा होता है। तथा कटाई के उपरांत जल्द ही दौनी कर बीज को अलग कर लेना चाहिए। और जब कटाई हो जाएगी तो कुछ दिन, 1-2 दिन में ही जल्द ही जितना जल्द हो सके दौनी करके बीज को अलग कर लेना चाहिए। अब भंडारण। भंडार में रखने से पूर्व बीज को अच्छी तरह धूप में सुखा लें। जब आप भंडार करते कोठी उठी में रखते हैं उससे पहले बीज को अच्छी तरह सुखा लें तथा बीज हेतु रखी जाने वाली किस्मों में दवा से उपचारित कर भंडारण करना चाहिए। तो या नहीं तो बीज को जब आप रखते हैं उसमें दवा के उसमें रख कर अब भंडारण कर सकते हैं। तो यही तक था। कल आगे पढ़ाया जाएगा। धान गेहूँ हो गया, कल दलहनी फसल के बारे में साथ पढ़ाऊंगा। तो आप इसको अच्छा से देख लीजिए। अब बस इसको देख लीजिए और समझ लीजिए एक बार। ये चैप्टर लंबा है तो ये ज़्यादा दिन ले थोड़ी चलेगा। तो आप देखते रहिएगा। और अगर आप बहुत दिन बाद, अभी तो क्लास स्टार्टिंग में अभी फरवरी ही चल रहा है, जब अब लास्ट में जब कितने स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट टाइम में इस क्लास देखने आते हैं, जब एग्जाम से थोड़ा दिन पहले 1-2 महीना रहता है, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, या आप यूट्यूब के जब जाइएगा तो मेन डिस्प्ले URL में रहेगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको दिक्कत होगी तो वहाँ पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप उस पर सिर्फ मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप बोल दीजिएगा ये PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा। तो धन्यवाद, यहीं पे है। मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।